मोहतरम नाजरीन, मेरे आदरणीय दर्शकों, मेरी किताब पढ़ने वाले मेरे फैंस, मैं आपसे मुखातिब हूँ और आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरी लगातार हिम्मत अफजाई करते रहते हैं, जो मुझे मेरे मसरूफियात के बावजूद इस बात पे आमादा रखता है कि मैं आपसे गुफ्तगू करता रहूँ वक्तन फ़वक्तन। यानी आप जानते हैं कि ये चैनल हुसैन ज़ैदी बुक्स पे मेरी किताबों से मुतालिक चर्चा होती है, और चूँकि मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मेरी किताबें नहीं पढ़ पाते या किसी तरह आप तक नहीं पहुँच पाती, शायद उनका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता या शायद वो आपकी ज़बान में नहीं होती है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं आपसे बातचीत करके वो कहानियाँ आपको सुना दिया करूँ। पिछली मर्तबा हमने अपनी नई किताब द डेंजरस डज़न की एक कहानी डिस्कस की थी हमने, उस तरह के बारे में, हुसैन शेख उस्तरा। उस सिलसिले को बढ़ाते हुए हम आपसे आज फिर कुछ प्रोफाइल्स, कुछ नई कहानी डिस्कस करेंगे, जो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगी। यानी मैं आपसे इन कैरेक्टर्स को पसंद करने की बिल्कुल कोई गुजारिश नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको अप्रिशिएट करिए या इनको आप अच्छा समझिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस किताब का नाम है द डेंजरस डजन, खतरनाक लोग। यानी इस दुनिया में जैसे कि हर तरफ से अच्छाई होती है, बुराई भी होती है। आप अच्छाई को सीखते हैं, अपने किरदार का हिस्सा बनाते हैं, और आप बुराई से दूर होते हैं और आप चाहते हैं कि अपने आप को बुराई से जितना ज़्यादा महफूज रख सकें, रखें। बस यही जो है सबक है, और यही वो नसीहत है जो मैं अपनी कहानी के ज़रिए करना चाहता हूँ। पेश है आपकी खिदमत में मेरी दूसरी कहानी। ये लड़का एक कॉलेज स्टूडेंट था, स्माइल यूसुफ कॉलेज जो जोगेश्वरी में है, उसमें पढ़ा करता था। अब आपको पता है कि कॉलेज की लाइफ उस ज़माने में ज़्यादा मुश्किल होती थी, चूँकि रैगिंग का ज़माना था, और लोग जो सीनियर्स, यानी स्पेशली वो लूज़र्स जो डिग्री कॉलेज में पहुँच जाते थे और वो अपना साल क्लियर नहीं कर पाते थे, तो वो लोग कॉलेज में ही 1 साल पे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर रिपीट करने लगते थे। उसका नतीजा ये होता था कि एक अच्छा पढ़ने वाला जो है वो बेचारा वहाँ पे आ करके उनके जुल्म का, उनकी हंसी मजाक का शिकार बन जाता था। आप सबने देखा है मुन्ना भाई के अंदर कि गैंगस्टर आया और उसने आके पढ़ने वालों को सताया और उनको तकलीफ दी। एनीवे, इसी तरह से रियल लाइफ में भी इस कॉलेज में हुआ, बहुत से कॉलेज में होता है, लेकिन चूंकि आज मेरी कहानी इस किरदार के बारे में है जो इस्माइल यूसुफ कॉलेज में पढ़ता था, और वहाँ पे जो रिपीटर्स थे, जो वहाँ पे अपने आप को लोगों को सताया करते थे, लोगों को तकलीफ दिया करते थे, उसमें एक शख्स था वजीर। वजीर एक बदनाम शख्स था। वजीर का भाई नासिर एक गैंगस्टर था। वजीर इस बात का फायदा उठा करके लोगों को सताया करता था, कभी किसी को मार देना, टपलिया देना, लड़कियों को छेड़ देना, किसी को पीट देना, इसके लिए बहुत आम बात थी। कॉलेज का मैनेजमेंट भी वजीर कुछ कर नहीं पा रहा था, जिससे कि वजीर को शह मिल रही थी। लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। इस कॉलेज में जाने वाला एक गरीब लड़का था, जिसका नाम एक्चुअल में था सैयद मुज़क्किर मुदस्सर हुसैन। ये लड़का जो था, कॉलेज में जाता था, दुबला पतला सा था, बाप की प्लम्बिंग की दुकान में बैठा करता था, और कॉलेज भी पढ़ा करता था। इसने भी सुन रखा था कि वजीर सबको सताता है, और अगर मैं कभी उसके हवाले आ गया, उसके हत्थे चढ़ गया, तो वजीर मुझे भी जो है दो चार लिफाफे, दो चार लाफे दे देगा मुझे। ये लड़का दुबला पतला सा था, और ये सोचता था कि मैं अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करूंगा, और वजीर को इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मुझे थप्पड़ मारे या मेरी बेइज्जती करे। एक दिन अचानक ऐसा हो गया कि जब वो कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वजीर ने देखा, ए मुन्ने जंगे इधर आ। अब उस लड़का जो है, आप झिंगा जानते हैं, झिंगा यानी जो हम लोग जो है खाने में खाते हैं, बहुत अजीब सा होता है, चुरमुराया हुआ, सूखा हुआ। तो उस चूंकि वो लड़का जो है बहुत एकदम दुबला पतला सा था, तो उसको उसने बहुत ही बुरे खिताब से बुलाया। इसने पलटा, क्या है, बोला इधर आ। ये लड़का मुज़क्किर उससे कहने लगा कि नहीं, तू इधर आ। वजीर को लगा कि किसी ने उसकी तौहीन की। उसने गाली दी, जिसका जवाब इस लड़के ने ऐसे कहा कि तू बहरा हो गया है, तू यहाँ आ जा। अब वजीर बहुत गुस्से में उठा, आग बबूला होके,
और इस तरह से उसकी तरफ लपका और उसके सामने जो उसने अपने पैंट में बड़ा सा चॉपर लगा रखा था वो भी पूरी तरह से नुमाया करते हुए उसके सामने जाहिर करते हुए दौड़ा। और जब वो इसके सामने पहुंचा, सैयद मुजक्किर के सामने, उसने कहा तुझे दिखता नहीं मेरे पास चॉपर है, अभी काट दूंगा। इस लड़के ने देखा घूर के और कहा अच्छा तू मुझे धमकी दे रहा है, मैं तो अंजाम ही दे दूंगा। उसने वजीर की पैंट से उस चॉपर को खींचा और वजीर के सीने में उसको घोंप दिया। इस लड़के मुजक्किर की का इरादा ये था कि वो आज वजीर को डरा देगा, धमका देगा या उसके खौफ को खत्म कर देगा। वजीर के सीने में छुरा घुपते ही वजीर गिर पड़ा, तड़पने लगा और कॉलेज में अचानक जो है सब जगह एक खौफ का माहौल फैल गया। लड़कियां चीखने लगी, कुछ जो कॉलेज के नए बच्चे थे उनको खौफ से उल्टी आने लगी, बाकायदा अफरा तफरी का माहौल मच गया। और फिर मुजक्किर ने अपने दोस्त से कहा जाओ घर पे जाके कहो कि मैं सरेंडर होने जा रहा हूं, कुछ दिन तक नहीं आऊंगा। अजीब, मतलब उसको पता भी था कि उसको क्या करना है। उसी दिन वो जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में गया और जा करके उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। फौरन, चूंकि कॉलेज का मामला था, एक 19 साल के कॉलेज लड़के का मामला था, सीनियर पुलिस अफसरान जो है उसमें इन्वॉल्व हो गए, उसका इंटरोगेशन ले लगे, उससे बात करने लगे और उन्होंने देखा कि इस लड़के को बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। खैर उन लोगों ने जो है कोशिश की कि इसको अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगा के इसके लिए रियायत करें और ये बेल पे छूट जाए, लेकिन वजीर जिसको अस्पताल पहुंचाया गया था वो ज़्यादा बच नहीं पाया, वो मर गया। उसकी मौत हुई इस हमले में, उस जख्म में, जिसकी वजह से अटेम्प्ट टू मर्डर केस जो है वो मर्डर का केस हो गया। 19 साल के एक लड़के ने कॉलेज के भरे हुए हुजूम के सामने एक दूसरे कॉलेज के लड़के का मर्डर कर दिया। अब ये लड़का मुजक्किर नहीं रह गया, अब ये लड़का मुन्ना झिंगाड़ा हो गया, जिस नाम से इसको पुकारा गया था, जो इसकी बेइज्जती करने के हिसाब से इस्तेमाल किया गया था। माँ बाप मुदस्सर वगैरह जो है इसके लिए बहुत फिक्रमंद हो गए और उन्होंने किसी तरह से बच्चे की बेल कराई अपने और मुन्ना को घर लाए और तब उन्होंने उससे कहा कि अब तुम कुछ नहीं करना और चुपचाप काम करते रहना। चूंकि ये एक फैमिली का लड़का था, अपने वालिदैन की खातिर जो है ये प्लम्बिंग की दुकान में बैठने लगा और चुपचाप काम करने लगा। इसे नहीं पता था कि क्या होगा। 2 साल गुजरे। वजीर का भाई नासिर जो कि जेल में था वो निकल के आया और अपने भाई का इंतकाम लेना चाहता था। उसने अचानक जो है एक दिन घात लगा के मुन्ना झिंगाड़ा को एक अंधेरी जगह पे घेर लिया। मुन्ना पहले तो खौफजदा हुआ, लेकिन बाद में समझ गया कि ये पिट करके मरने के बजाय क्यों ना फिर से हमला किया जाए। और नासिर जब मार रहा था वो अपने भाई वजीर का हवाला देते जा रहा था। उसके हाथ में उसके लोगों के पास हॉकी थी, उसके लोगों के पास गुप्ती थी, उसके पास चाकू थे और ये लड़का जो है मुन्ना, इसके हाथ में सिवाय एक जो प्लम्बिंग के जो कुछ औजार होते हैं कुछ नहीं था। लेकिन इसने इनका मुकाबला किया और किसी तरह से लड़ते लड़ते उसने नासिर के सर पे हमला कर दिया और 2-4 बार हमला कर दिया, जिसकी वजह से नासिर के सर से खून आने लगा। वो वहाँ गिर के गश खा गया और जो उसके साथी थे वो अपने लीडर को देख करके कि वो नीचे गिर गया और धराशायी हो गया है, ये भाग खड़े हुए। अब मुन्ना की हैबत और बढ़ने लगी कि इसने वजीर के बड़े भाई नासिर जो गैंगस्टर है उसको भी उसने मारा। नासिर बच तो गया, लेकिन फिर वो मुन्ना के पीछे हाथ धो के पड़ गया। उसने एक बार फिर जो है मुन्ना को एक होटल में दबोचा और उसके ऊपर हमला किया और कोशिश की कि मुन्ना को जान से मार दे, लेकिन मुन्ना ने फिर लड़ाई की और नासिर को इस बार भागना पड़ा। यानी नासिर और मुन्ना की ये लड़ाई जो है काफी सालों तक खिंच गई। एक दिन नासिर जो है मरा पाया गया और पुलिस को पूरा के पूरा शक जो है वो मुन्ना पे आया। मुन्ना ने हालांकि अपने वालिद से कहा कि मैंने ये मर्डर नहीं किया है और मैं इस बार जेल नहीं जाना चाहता हूँ, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुन्ना के वालिद ने सोचा कि इसको मैं एटलीस्ट यहाँ से दूर कर दूँ। और फिर चूंकि शुरू के 90s का दौर था, उस ज़माने में जो है पुलिस बहुत जल्दी एनकाउंटर कर देती थी। उसने सोचा कि इसको गांव भेज दिया जाए, उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए। ये जो लड़का जब उत्तर प्रदेश गया तो वहां जाके उसको और बुरी संगत मिल गई। आपको पता है उत्तर प्रदेश जो है उसको लोग वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट भी कहते हैं, या बहुत से लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश को अपर पेरिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ
वहाँ की बाहुबली कल्चर, वहाँ का जो क्राइम, वहाँ का जो सब कुछ है, आप जानते हैं कि इस कदर ज़्यादा है जो बम्बई से कुछ 2 हाथ ज़्यादा ही है। वहाँ आपको पता है कि कंट्री मेड रिवॉल्वर बना लेना, किसी को गोली मार देना, या शादियों में भी आपने देखा होगा वो शादी नहीं होती जहाँ 2 नाली चला करके उस शादी को सेलिब्रेट ना किया जाए। अजीब, मतलब ये कमाल की बात है कि बॉम्बे कहने के लिए क्राइम कैपिटल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये इस किस्म की वारदातें ज़्यादा होती हैं। खैर, ये मुन्ना वहाँ पहुँचा और मुन्ना ने वहाँ पहुँच करके एक नया हुनर सीख लिया। उसने बहुत सी जो गन्स थी वहाँ पे, कंट्री मेड से लेकर के दूसरी पिस्टल्स, ऑटोमेटिक ये वगैरह, उसने वो भी चलाना सीख ली। अब मुन्ना जो है वो ज़्यादा माहिर हो गया और अब जब वो बम्बई लौट के आया तो वो ज़्यादा एक्सपर्ट था। अब सिर्फ चाकू, छुरी या चॉपर में नहीं, अब उसको गन चलाना भी आती थी। इत्तेफाक से उसके मुंबई लौटते ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसको आर्थर रोड जेल में भेज दिया। देखिए, 2 चीज़ें एक के बाद हो गई। बात कि इस लड़के ने, यानी इसको पहले उसको उत्तर प्रदेश भेजा गया, जहाँ उम्मीद की जा रही थी कि ये शायद सुधर जाएगा बम्बई के इस क्राइम माहौल से दूर रह के। लेकिन जब ये जेल में गया, तो अब ये बाकायदा क्राइम की यूनिवर्सिटी में पहुँच गया। चूँकि जेल में लोग, जो शरीफ लोग जाते हैं, वो जा कर के वहाँ से बाकायदा क्रिमिनल बन के लौट के आते हैं। कोई क्रिमिनल जेल में जाकर रिफॉर्म होके नहीं आता। मतलब ठीक है, शरीफ अपनी इज्जत खो देता है, लेकिन जिसके अंदर ज़रा से भी क्राइम का वायरस होता है, वो और मजबूत और ढीठ और ज़िद्दी और संगीन अपराधी बन करके लौटता है। मुन्ना के साथ यही मसला हुआ। उसकी मुलाकात छोटे शकील के ख़ास आदमी इस्माइल मलबारी से हुई। इस्माइल मलबारी और मुन्ना जिंगारा दोनों बहुत करीब आ गए और फिर उसमें इस्माइल ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि जब तुम छूट के जाना, भाई को फ़ोन करना, छोटा शकील को। मुन्ना ने निकल के छोटा शकील को फ़ोन किया और छोटा शकील ने उसे कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत काम है, और लेकिन मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ। मुन्ना जिंगारा तो हर तरह से तैयार था। उसकी मुलाकात इस्माइल के भाई रशीद मलबारी से हुई। वो दोनों पायदून में एक जगह मिले और फिर शकील ने इसको कुछ एकेज़ भिजाई और एकेज़ दे के कहा कि कुछ दिनों में अरुण गवली की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली होने वाली है और तुम्हारा काम यह है कि तुम जाके अरुण गवली की हत्या उस पॉलिटिकल रैली में कर दो। कहते हैं कि इस लड़के ने, मुन्ना जिंगाड़ा ने, AK-47 एक दो लोगों के साथ ले जाके कोशिश की कि अरुण गवली को उस पॉलिटिकल रैली में मार पाए, लेकिन चूंकि वो फ्लोरा फाउंटेन पे वो रैली बहुत ज़्यादा, उसमें भीड़ थी, तकरीबन 1.5 लाख जो है अखिल भारतीय सेना के लोग आए थे और साथ ही अरुण गवली गैंग के बहुत से लोग जो हैं वो गवली के आसपास एक बाकायदा एक मुहासिरा, एक सुरक्षा कवच बना के उसके आसपास थे। ये लोग अरुण गवली को नहीं मार पाए, लेकिन इन लोगों का वहाँ जाना, ये कोशिश करना, छोटा शकील को काफ़ी मुतासिर कर गया और फिर उसने मुन्ना जिंगाड़ा को अपने साथ रख लिया। इसके बाद मुन्ना जिंगाड़ा ने शकील के लिए कई हत्याएं की, यानी प्रकाश नाइक से लेके और बहुत से लोगों को उसने मारा और तकरीबन 3-4 मर्डर्स करने के बाद में उसने शकील को इस बात का एहसास दिला दिया कि मैं आपका एक ख़ास हथियार हूँ। आप देखिए कैसे इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। अगर उस पहले क्राइम के बाद ये थम गया होता, संभल गया होता, रुक गया होता, तो शायद इतनी गहराई तक क्राइम में ना उतरता और एक शरीफ माँ बाप का बच्चा शरीफ रहता। खैर, शकील ने मुन्ना को पाकिस्तान बुला लिया। मुन्ना जो है वो पाकिस्तान चला गया। ये बात है 1999 की, यानी इसका क्राइम का सफ़र तकरीबन 7-8 साल अब पुराना हो चुका है। पाकिस्तान में जा करके शकील ने उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन दिया, जो मुन्ना सुन करके उसकी आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उसने बहुत ही खुशी के साथ उस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो एक पाकिस्तानी नागरिक बन गया और पाकिस्तानी नागरिक बनने के बाद उसने वहाँ से बैंकॉक का सफ़र किया। 15 सितंबर 2000 सुखुमवित सोई, बैंकॉक की एक वो गली जहाँ छोटा राजन का घर है। छोटा राजन और रोहित वर्मा ये दोनों उस घर में रहते हैं साथ में, लेकिन मुन्ना जिंगाड़ा ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ इस जगह जाता है और फिर एक बर्थडे का केक लेके, ताकि जो वहाँ की सिक्योरिटी है वो उसको जाने दे, वो छोटा राजन के घर तक पहुँचते हैं और फिर जाके उसका फ्लैट जो है उसकी घंटी बजाते हैं।
केक देख करके लोग खोल देते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ये लोग मूसलाधार गोलियों की बारिश कर देते हैं रोहित वर्मा पे, उसकी वाइफ पे और छोटा राजन पे। रोहित वर्मा को 32 गोलियां लगती हैं और वो मौके वारदात पे मर जाता है। उसकी वाइफ को एक आध गोली लगी, वो जख्मी हुई लेकिन वो बच गई। राजन को भी कुछ गोलियां लगी, लेकिन राजन ने फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद करके फरार इख्तियार किया और वो बच गया। बैंकॉक पुलिस ने मुन्ना जिंगाड़ा को गिरफ्तार किया, लेकिन ये बात अपने आप में इंटरनेशनली बहुत फेमस हो गई कि एक बम्बई के लड़के ने पाकिस्तान जाके वहां से वेपन्स लेके प्लानिंग के साथ दाऊद इब्राहिम के मेन दुश्मन छोटा राजन पे हमला कर दिया। भले छोटा राजन बच गया होगा, लेकिन मुन्ना जिंगाड़ा का नाम बहुत ज्यादा हो गया। हिंदुस्तान ने चाहा कि वो एक्स्ट्राडाइट करके मुन्ना जिंगाड़ा को वापस बुला लें, लेकिन पाकिस्तान ने अपना दावा ठोक दिया कि ये इंडियन लड़का नहीं है, ये पाकिस्तानी है, मोहम्मद सलीम। अब नेचुरली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को खैर पड़ी नहीं थी, लेकिन ये दाऊद और दाऊद की गैंग थी जो चाह रही थी कि मुन्ना जिंगाड़ा को सही सलामत बुला लें और पाकिस्तान में रख लें और उसको इंडिया न जाने दें। एनीवे, कोशिश की मुंबई की पुलिस ने और भारतीय सरकार ने कि वो उसका डीएनए ले लें और डीएनए ले करके यहाँ से उसको भेज दें और उस डीएनए से साबित कर दें कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो एक इंडियन लड़का है और ये उसकी इंडियन फैमिली है जो शहर में रहती है। लेकिन बैंकॉक के लॉज के मुताबिक डीएनए बगैर कंसेंट के नहीं लिया जा सकता, जिसकी वजह से ट्रायल का रुख जो है वो पाकिस्तान के फेवर में चला गया और मुन्ना जिंगाड़ा वॉज डिपोर्टेड टू पाकिस्तान। इस तरह से वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ से निकल गया और छोटे शकील के पास वापस पहुंच गया। देखिए, ये मैंने आपको बहुत जल्द फास्ट फॉरवर्ड मैंने आपको इसकी कहानी सुना दी, लेकिन आप जो इस कहानी के जो उतार चढ़ाव देखेंगे, आप वो देखिएगा कि किस तरह से एक इंसान की ज़िंदगी में रॉन्ग रोल मॉडल्स, यानी उसके रोल मॉडल्स ऐसे थे कि उसने छोटा शकील को बहुत बड़ा अपना हीरो समझा, वो बाकायदा जो है दाऊद को बहुत बड़ा समझने लगा और इन दोनों को बहुत समझते हुए उसने जुर्म की राह इख्तियार की और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ता चला गया। मैं खाली एक छोटी सी बात लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा रोल मॉडल दीजिए। ये देखें कि वो किस तरफ जा रहा है, आप ये देखें उसकी कंपनी, उसकी संगत किस तरह की है। एनीवे, आई विल नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोफाइल इस किताब के अंदर। आपको पता है इस आदमी का नाम है वेंकटेश बग्गा रेड्डी। अजीब गरीब है, मतलब आई फाइंड हिम कि ये मेरी कहानियों में सबसे स्ट्रेंज कैरेक्टर है। क्यों? आपको पता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं प्रदीप सावंत, ये बयान करते हैं कि इन्होंने अभी तक ऐसा क्रिमिनल जो है गिरफ्तार किया ही नहीं है। क्राइम ब्रांच में यानी किसी को भी अगर 3rd डिग्री टॉर्चर दी जाए, आपको पता है ना मुंबई पुलिस में क्राइम ब्रांच के दीवारों पर लिखा है कि यहाँ पत्थर भी बोलते हैं। लेकिन ये जो वेंकटेश बग्गा रेड्डी है, ये 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद भी इसका मुंह नहीं खुल रहा था। लेकिन फिर इसने रोते रोते मार खाते खाते इसने कहा मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए, मुझे खून पीना है। लोगों ने कहा कि इसका हलक सूख रहा है और ये वाकई खून पीना चाहता है। तब लोगों को पता चला कि इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये डिसऑर्डर ये है कि ये खून अपने जिन लोगों का कत्ल करता है उनका खून ये चावल में मिलाकर खाता है और तब जाके उसकी जो खून की प्यास है वो बुझती है। कहा जाता है कि कहानियों में, हिंदू माइथोलॉजी में, एक रक्त बीज करके एक राक्षस था जिसका खून ऐसा था कि उसका खून जब भी जमीन पर टपकता था उस खून के कतरे से एक और राक्षस पैदा हो जाता था। जैसे हम लोगों के यहाँ, हम लोग जो मानते हैं कि शैतान जब कभी अपने घुटनों को जो है रगड़ता है एक जिन पैदा हो जाता है, तो इसी तरह से हिंदुओं की ये मान्यता है कि एक खून का उसका जो बूंद टपकता है उससे एक राक्षस पैदा हो जाता है। वेंकटेश बग्गा रेड्डी ऐसे ही था कि वो उस खून को बढ़ावा दे रहा था अपने अंदर, उस बुरे खून को, कि वो खून को खाने के साथ खा के, वो खुद खून को कंज्यूम करके वो अपने आप को और ज़्यादा ख़तरनाक बनाना चाह रहा था। हुआ ये था कि उसकी ज़िंदगी में वो एक मामूली सा आदमी था हैदराबाद में,
और बॉडी बिल्डिंग वगैरह करता था, और फिर वो बम्बई आ गया और बम्बई में आकर के वो एक बार में बाउंसर बन गया। बार में बाउंसर बनने के बाद आपको पता है बार में कौन, मतलब शरीफ लोग तो ज़्यादा जाते नहीं हैं। जो लोग जाते हैं वो आमतौर से अंडरवर्ल्ड के या इस किस्म के सस्पिशियस लोग होते हैं। तो उनको उस वक्त जो लोग बार में आ जा रहे थे उनको लगा कि ये आदमी वेंकटेश को वो लोग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पास करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेंकटेश ने, उसको लगा कि ये तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसने यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन पास करना शुरू की और देखा कि उसको बदले में हज़ारों रुपए मिलने लगे। वेंकटेश वो काम रेगुलरली करने लगा। देखिए, आंध्र प्रदेश से एक गरीब फैमिली से आया हुआ लड़का बम्बई की चमक दमक देख करके ये बम्बई के अंदर जो है बहुत ज़्यादा लुप्त हो गया, और अब इसको पैसे भी मिलने लगे मामूली कामों के। एक बार इसके साथ ऐसा हुआ कि उन लोगों ने जो है इसको कहा कि एक लड़के को किडनैप करना है। वेंकटेश ने उस बच्चे को किडनैप तो कर लिया, लेकिन वो वहाँ से फरार इख्तियार कर गया। लेकिन लोगों को अंडरवर्ल्ड में इसकी डेयरिंग का अंदाज़ा हो गया। फिर ये आंध्र प्रदेश पहुंच गया था, लेकिन जब बम्बई में कम्युनल राइट्स का सिलसिला वाक़ हुआ तो इसने सोचा कि ये वहाँ से आके लोगों को कत्ल करेगा और वो हिंदुओं की खातिर मुसलमानों को मारेगा। इसने आकर के स्टैबिंग स्प्री की और काफ़ी मुसलमानों को उसने स्टैब कर दिया। जब उसने उनका कत्ल करना शुरू किया तो वो बहता हुआ खून इसको अच्छा लगने लगा, और उस खून ने इसके दिमाग में कुछ साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा कर दिया और उसको खून का बहाना बहुत अच्छा लगने लगा। जब इसने खून बहाना शुरू किया तो बहुत जल्द, और चूंकि इसने कई लोगों को स्टैप कर लिया था, पुलिस के नज़दीक एक वांटेड अक्यूज्ड हो गया था, तो छोटा राजन ने इससे जो है कांटेक्ट किया और कहा कि तुम लोगों को कत्ल क्यों नहीं करते। वेंकटेश बग्गा रेड्डी अब बाबा रेड्डी बन चुका था, बहुत धार्मिक भी था, और चूंकि उसका और छोटा राजन का पर्पस यही था कि जितने लोगों को मार सकते हैं उसे मारना चाहिए। राजन ने इसे दाऊद गैंग के लोगों को मारने के लिए जो है असाइन किया, जो उसमें काफ़ी सारे मुसलमान थे। यानी अकॉर्डिंग टू पुलिस क्राइम ब्रांच रिकॉर्ड्स, इसने तकरीबन 13 लोग दाऊद के गैंग से मारे जो सब के सब मुस्लिम थे, और इसने इस बात को खुद इकबाल जुर्म किया कि उसको उनका कत्ल करना बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन देखिए, तकदीर, नियति और कुदरत इस दुनिया में ना इंसान से कुछ और चाहती है। उसका करना सोचना ज़रूरी नहीं कि वैसे ही हो। एक दिन माहिम में इसे एक खूबसूरत सी लड़की दिख गई, और ये लड़का जिसका नाम बाबा रेड्डी हो गया था वो उसका पीछा करने लग गया। उस वक्त तक वो किसी के प्यार में या किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुआ था, लेकिन ये लड़की उसे इतनी अच्छी लगी कि उसका पीछा करते करते ये देखने लगा कि ये माहिम में दरगाह रोड पे पहुंच गई। अब ये एक प्रॉपर मुस्लिम लोकेलिटी है और बाबा रेड्डी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ, लेकिन उस लड़की की कशिश की वजह से ये मूव ज़्यादा नहीं कर पाया, उसको छोड़ नहीं पाया। वो लड़की अचानक जो है वो दरगाह मखदूम शाह बाबा की दरगाह में दाखिल भी हो गई। अब बाबा रेड्डी हैरान हो गया। इसने सोचा अब ये और ज़्यादा उसको नहीं आगे जाने देगा। इसने जा करके उस लड़की का हाथ थाम लिया और कहने लगा, मुझे तुम अच्छी लग रही हो। उस लड़की का नाम था शहनाज। अब बाबा रेड्डी के लिए हैरानी की बात थी कि उसे मोहब्बत भी हुई तो एक मुस्लिम लड़की से, शहनाज से हुई। लेकिन शहनाज ने उस वक्त उसको साफ जवाब नहीं दिया, ना हामिकारी में ना इनकार में। लेकिन फिर से वो लोग दोबारा फिर मिले, तीसरी बार फिर मिले, और शहनाज को भी बाबा रेड्डी अच्छा लगने लगा। फिर बात आई शादी की, और शहनाज ने कहा कि अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुमको निकाह करना होगा, और निकाह करने के लिए तुमको मुस्लिम होना पड़ेगा। शायद जो है बाबा रेड्डी अगर उसके इश्क में इस तरह गिरफ्तार ना होता तो शायद वो कन्वर्ट ना होता, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया शहनाज के इश्क में। और अब जब वो कन्वर्ट हुआ शहनाज के इश्क में तो वो हिंदुओं को कत्ल करने लग गया। और कुछ हालात ऐसे पैदा हुए जो, मतलब मैं उस हालात में नहीं जा रहा हूँ कि वो फिर वो यूपी गया और उसकी सुभाष सिंह ठाकुर से मुलाकात हुई और ठाकुर ने उसको दाऊद गैंग में शामिल कर लिया, और मतलब एक लंबा ग्राफ, हम उसके अंदर आप अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आप सब जान लेंगे कि अब जो है वो दाऊद गैंग में शामिल होकर के वो हिंदुओं का कत्ल करने लगा। यानी अब वो जो है बाकायदा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था। यानी उसको लोग कई बार गिरफ्तार कर चुके थे, कई बार वो बेल पे जा चुका था, और हर बार निकल के एक नए अपराध अंजाम देता था।
तब लोगों ने सोचा कि उसको जो है किसी तरह से अरेस्ट करना चाहिए और उसका जो इस कहानी को ख़त्म करना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि बंजारा हिल में उसने एक बिजनेसमैन को थ्रेटन किया था। निखिल रेड्डी नाम बताया जाता है उसका। और जब उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान पाया, तब पुलिस ने बाकायदा अपनी स्पेशल स्क्वाड भेजी और अजीज़ रेड्डी को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। कहते हैं कि ये अजीज़ रेड्डी जो है, बाबर रेड्डी से अजीज़ रेड्डी बन चुका था। इसने कोशिश की कि वो उन पे गोलियां चलाकर वहां से फरार हो जाए, लेकिन वो फरार ना हो पाया और पुलिस ने बहरहाल उसका एनकाउंटर कर दिया। और इस तरह से एक शख्स जो मुंबई में एक बार में काम कर रहा था, वहां से एक किलर बनता है, एक ऐसा ब्लड थर्स्टी किलर जिसने कम्युनल एंगल्स की वजह से लोगों का कत्ल किया। यानी पहले वो मुस्लिम्स का किलिंग मर्डर कर रहा था और बाद में कन्वर्ट होकर फिर वो हिंदुओं का कत्ल कर रहा था। यानी ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत ही अजीब किस्म का जो है हत्यारा रहा, जो लोगों के लिए इसलिए मर्डर कर रहा था। देखिए, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन, इन दोनों ने अपनी अपनी तरफ जो है वो दावा किया। राजन का कहना है कि दाऊद जो है देशद्रोही है और वो देश के खिलाफ जा रहा है और मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। और मतलब ये लोगों ने जिस तरह कोशिश की, लेकिन गैंग्स में अगर आप देखने जाइए तो कोई कम्युनल डिवाइड है नहीं। ये सिर्फ दो अपने अपने बड़े लोगों का दावा है, जो पुलिस को और आईबी को और दूसरी एजेंसीज को वो वेरीफाई करना है। हमारे यहाँ जो एक हेडमैन होता है, जो इस लो लेवल का छोटा सा प्यादा या बंदूक चलाने वाला होता है, वो कम्युनल रीजंस की वजह से गोली नहीं चलाता। वो इसलिए गोली मारता है कि भाई ने बोला है, तो इसलिए हमको जो है मारना है। बस वो उसका धर्म नहीं देखता, उसकी ज़ात नहीं देखता। लेकिन वेंकटेश बग्गा उर्फ बाबा रेड्डी के केस में ये था कि वो एक कम्युनल टाइप ऑफ किलर था। और अगर ऐसे ही था तो फिर कन्वर्ट कैसे हुआ और फिर वो मुस्लिम होने के बाद में हिंदुओं का कत्ल कैसे करने लगा। एनीवे, मैंने कहा ना कि मेरी इस किताब में आपको इस किस्म की बहुत विचित्र कहानियाँ, इस तरह के बहुत बहुत ही अजीब व गरीब किरदार आपको मिलेंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि आप उसको पढ़ के एंजॉय करेंगे। अगली बार अगली किस्त में हम एक नया प्रोफाइल, एक नया किरदार लेकर आपके सामने पेश होंगे। तब तक उम्मीद है कि आप मेरी इस किताब को हासिल करेंगे और पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे।